नमस्कार दोस्तन, यह मेरी लिखी कहानी है जीज मैंने प्रतिलिपि 1 को लिखा है जिसका टाइटल है को सादिया सौदा। तो चलिए हम सभी कहानी शुरू करते हैं। फैमिली कोर्ट के अंदर एक तलाक का केस आया था और जज उस केस की सारी सुनवाई को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाने वाली थी। इस समय कटघरे में एक 24 से 25 साल की महिला अपनी आंखों में आंसू और दुनिया जहां का दर्द लिए खड़ी थी। तो वही जज के सामने एक तरफ उसी महिला का पहला पति अपने माँ पापा के साथ एक तरफ बैठा हुआ था, तो दूसरी तरफ उस महिला का दूसरा पति अपनी 5 साल की बेटी सांझ के साथ बैठा था। और आज इस अदालत में सांझ के पिता मिस्टर अभिजीत और उनकी दूसरी पत्नी मयूरी के तलाक का केस चल रहा था और अभिजीत अपने वकील और बेटी के साथ दूसरी तरफ बैठा हुआ था। साथ ही आज जज उनके तलाक के केस का फैसला करने वाली थी। जज मयूरी और अभिजीत को देख मैंने आप दोनों की ही बातों को अच्छी तरह से सुनी और समझी दोनों हूँ, और सारी बातों को सुनने और समझने के बाद ये अदालत अपने फैसले पर पहुंची है। मगर फैसला सुनाने के पहले मैं मिसेज मयूरी से कुछ पूछना चाहती हूँ। ये बोलते हुए ही जज मयूरी की तरफ देखने लगती है। जज की बात सुन अभिजीत जज को थोड़ा हैरान नजरों से देखने लगता है। तो मयूरी अपनी आंखों में आंसू लिए जज को देख रही थी। तो मयूरी का पहला पति और उसके माँ बाप भी जज को ही देखने लगते हैं। जज मयूरी को देख मिसेज मयूरी, क्या आपके पति ने जो भी इस अदालत में कहा आप उन सभी बातों को मानती हैं? और क्या आप अपने पति से तलाक लेना चाहती हैं या अपने फैसले को बदलना चाहती हैं? ये बोलते हुए ही जज मयूरी को देख रही थी। मयूरी अपनी आंखों में आंसू लिए अभिजीत की तरफ देख, जी मैडम, मेरे पति अभिजीत ने जो भी कहा उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। जब हमारी शादी हो रही थी तभी शादी से पहले ही अभिजीत ने मुझे साफ शब्दों में बोले थे वो ये शादी बस इसी शर्त में करेंगे, अगर हम दोनों की शादी के बाद में कभी भी मां बनने का फैसला न लूं तभी वो मुझसे शादी करेंगे। और मैंने भी उनकी इस बात को खुशी खुशी मान भी लिया था, क्योंकि मुझे लगता था मैं कभी भी मां नहीं बन सकती, क्योंकि शादी के 7 साल बाद भी मैं अपने पहले पति को कोई औलाद नहीं दे पाई। यहाँ तक मैंने काफ़ी सारे इलाज करवाए, कितनी ही दवाई गोली खाए, मगर 7 सालों में कभी भी मैं मां नहीं बन पाए। और एक यही वजह थी जिसके कारण मेरे पहले पति ने मुझे छोड़ दिया। और जब अभिजीत ने मेरे सामने ये बात रखी, मुझे शादी के बाद बस सांझ की ही मां बनकर रहना होगा और मैं कभी भी अपनी खुद की किसी भी औलाद के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। और अगर मैंने कभी भी अभिजीत की बात नहीं मानी तो वो मुझे तलाक दे सकते हैं। और उन्होंने इसके पेपर भी बनवाए थे जिन पर मैंने साइन अपनी मर्जी से की थी, मगर उस समय मुझे लगता था मैं सच में मां नहीं बन सकती हूँ और मैं एक बांझ हूँ। ये बोलते हुए ही मयूरी जोर से रो पड़ती है और रोते हुए ही बोली, मुझे भी यही लगता था मैडम, मैं बांझ हूँ, इसलिए अपनी कोई औलाद पैदा न करने की शर्त मानकर मैंने अभिजीत से शादी कर ली थी। मगर मैं गलत निकली, अगर मैं बांझ होती तो अभिजीत से शादी होने के 4 महीने के अंदर ही मैं मां नहीं बन पाती। ये बोलते हुए ही मयूरी काफ़ी जोरों से रो रही थी। जिसे ऐसे रोते देख और उसकी बात सुन मयूरी के पहले पति और उसके माँ बाप की आंखों में पछतावा था, तो दूसरे पति की आंखों में कोई भी भाव नहीं थे। वो बस बिना किसी भाव के ही मयूरी को देख रहा था। मगर अभिजीत की बेटी सांझ मयूरी को रोती देख उसकी भी आंखों में आंसू होते हैं। मयूरी की बात सुन अभिजीत का वकील बोला, मिसेस मयूरी, मेरे क्लाइंट आपसे तलाक नहीं लेना चाहते हैं, न ही वह आपको तलाक देना चाहते हैं। अगर आप अपना फैसला बदल ले और इस बच्चे को जो आपकी कोख में पल रहा है उसे अगर गिरा देती है तो मेरे क्लाइंट इस तलाक के केस को वापस ले लेंगे। एक बार और आप अच्छी तरह से सोच समझ लो। ये बोलते हुए ही अभिजीत का वकील मयूरी की तरफ देख रहा था। तो वही बैठे जज के साथ अभिजीत और मयूरी का पहला पति भी मयूरी की तरफ ही देख रहा था। वकील की बात सुन मयूरी उसे देख रोते हुए बोली, नहीं वकील सर, मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती हूँ। अगर अभिजीत मुझे तलाक देना चाहते हैं तो वो मुझे तलाक दे सहे, मगर मैं अपनी कोख में पल रहे बच्चे को नहीं मार सकती हूँ। वैसे भी आज 8 साल बाद मुझे माँ बनने का सुख नसीब हो रहा है और भगवान जी ने 8 साल बाद मेरी सुनी गोद भरी है, तो मैं कैसे अपनी ही उस भरी कोख को खाली कर लूँ? नहीं मैडम, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। ये बोलते हुए ही मयूरी जोरों से रो रही थी। मयूरी की बात सुन अभिजीत बिना किसी भाव के मयूरी को देख बोला, मयूरी, अभी भी समय है, सोच लो, तुम्हें अपना पति चाहिए या ये बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है? फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये बोलते हुए ही अभिजीत मयूरी को देख रहा था। मयूरी अभिजीत को देख, नहीं अभिजीत जी, मैंने काफ़ी सोच समझ कर ही ये फैसला लिया है।
अगर आप मुझसे तलाक नहीं चाहते तो आप हमारे इस बच्चे को भी क्यों नहीं अपना लेते, और अगर आप हमारे इस बच्चे को नहीं अपना सकते तो मुझे आपके किसी भी फैसले से कोई एतराज नहीं है। वैसे भी शादी करते समय हमारे बीच जो सौदा हुआ था उसे मैंने तोड़ा है आपके बच्चे की माँ बनकर, तो आप जो सजा मुझे देना चाहते हैं मुझे मंजूर है, मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है। ये बोलते हुए ही मयूरी जज की तरफ देखने लगती है। मयूरी की बात सुन अभिजीत जज से बोला, मैडम, जब मयूरी अपनी जिद छोड़ना ही नहीं चाहती है और वो इस बच्चे को अपने अंदर रखना ही चाहती है तो वो इसे अपनी मर्जी से रखे, मगर मेरा ना ही इस बच्चे से कोई रिश्ता होगा ना ही आज के बाद मयूरी से, इसलिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के हिसाब से आप हमारा तलाक करवा दीजिए। अभिजीत की बात सुन जज अपना फैसला सुनाते हुए बोली। सारे सबूतों को देखते हुए और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट इस फैसले पर पहुंची है। मिस्टर अभिजीत ने शादी से पहले एक शर्त मिसेज मयूरी के सामने रखी थी और उस शर्त को मिस मयूरी ने तोड़ा है, साथ ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखी सभी बातों को भी मानने से इनकार किया है, इसलिए कोर्ट मिसेज मयूरी और मिस्टर अभिजीत के तलाक को मंजूरी देती है। आज से आप दोनों ही पति पत्नी के रिश्ते से आज़ाद हुए, ये बोलते हुए ही जज अपना फैसला सुना देती है। मगर जज के इस फैसले को सुनते ही मयूरी कटघरे के अंदर ही अपने घुटनों पर बैठ जोर से रोने लगती है और रोते हुए ही अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लेती है। तो जज अपना फैसला सुनाकर वहां से चली जाती है। मयूरी इस समय काफी जोरों से रो रही थी, जिसे ऐसे रोते देख अभिजीत की बेटी सांझ जल्दी से अपने पापा के पास से कटघरे में बैठी मयूरी के पास आ जाती है और उसे रोते देख खुद भी रोते हुए उसके गले से लग जाती है। जिसे अपने गले से लगी देख मयूरी सांझ को कसकर अपनी बाहों में भर जोर से रोने लगती है। जिसे ऐसे रोते देख अभिजीत उसके पास आकर बोला, तुमने खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद की है मयूरी, अगर तुम चाहती तो इस बच्चे को गिराकर सांझ और मेरे साथ आराम से रह सकती थी, मगर तुमने हम दोनों को छोड़कर इस बच्चे को चुना जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं। ये बोलते हुए ही अभिजीत की नज़र मयूरी के रोते हुए चेहरे पर होती है। मयूरी, अपनी आंखों के आंसू साफ कर, मैं आपसे और अपनी बेटी सांझ से दूर नहीं जाना चाहती अभिजीत जी, क्योंकि मैं आप दोनों से सच में काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ, मगर शायद आप ही कभी मुझे समझ ही नहीं पाए, या फिर आप मुझे समझना ही नहीं चाहते। मैं अपने किसी भी बच्चे से कोई भेदभाव नहीं कर सकती आपके लिए और दुनिया के लिए, भले ही मैं सांझ की सौतेली माँ हूँ, मगर कभी आपने मेरे अंदर झांक कर देखा होता मैंने सांझ को कितना प्यार दिया है और वो मेरे लिए कितनी खास है। और अगर आप हमारे इस बच्चे को भी अपना लिए होते तो मेरी ममता में कभी भी कोई खोट नहीं आता, क्योंकि मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे एक समान होते, मगर आप इस बात को समझ ही नहीं पाए। ये बोलते हुए ही मयूरी वापस से सिसकने लगती है। अभिजीत, ये बस बोलने की बात है मयूरी, अपना खुद का बच्चा होने के बाद सौतेली औलाद के लिए प्यार कम हो ही जाता है और तुम्हारा भी प्यार मेरी बेटी के लिए कम हो जाता, इसीलिए मैंने कहा था मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो आज के बाद तुम्हारा और मेरा अब से कोई भी रिश्ता नहीं। जैसे ही अभिजीत इस बात को बोलता है, ठीक वैसे ही मयूरी की आंखों के आंसू और भी ज्यादा तेज हो जाते हैं। आप अब सोच रहे होंगे, मयूरी और अभिजीत क्यों दूर हो रहे हैं, और मयूरी की 2 बार शादी क्यों हुई और मां बनने पर अभिजीत क्यों मयूरी से तलाक लिया। अगर आप सबको इसे जानना है तो हमें इसे जानने के लिए चलना होगा सालों पीछे और जानना होगा मयूरी की कहानी। तो चलिए चलते हैं सालों पीछे। कोष्टक फ्लैशबैक 8 साल पहले, दिल्ली, तनेजा हाउस। सुबह के 5 बजे अभी मयूरी अपने बिस्तर पर आराम से सो ही रही थी, उतने में ही उसकी सास उस पर बाल्टी भर ठंडा पानी डालकर उठाते हुए बोली, सूरज सर पर चढ़ गया है, मगर इसे देखो, इस महारानी को अभी तक चादर सर पर ओढ़े सो रही है। ये बोलते हुए वो सारा पानी उसके ऊपर डाल देती है, जिस कारण मयूरी हड़बड़ाकर अपने बिस्तर से उठती है तो अपनी सास को इतने गुस्से में देख डर जाती है। तभी उसकी सास बोली, अब उठकर कुछ काम करने का इरादा है या नहीं, बस ऐसे ही मुफ्त की रोटियां तोड़नी है। इतना बोल वह गुस्से में ही मयूरी को देखने लगती है और अपनी सास की बात सुन मयूरी डरते हुए साथ ही ठंड से कैपते हुए ही जल्दी से बिस्तर से उठकर बोली, अभी सारे काम कर देती हूँ माँ जी। इतना बोल वह जल्दी से बाथरूम में चली जाती है और उसे जाते देख उसकी सास ताना मारते हुए बोली, मेरी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसी बांझ बहू मिली। मुझे शादी के 7 साल हो गए और अभी तक इसकी गोद नहीं भरी, पता नहीं पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दी जो मुझे ऐसी बांझ बहू मिली। इतना बोल वो अपने सर पर हाथ रख वहां से चली जाती है, मगर अपनी सास की सभी बातों को सुन मयूरी की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। पर वो उन आंसुओं को पोंछ जल्दी से नहाकर तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे इन सब की आदत हो चुकी थी। उसकी शादी को 7 साल हो चुके थे पर अभी तक उसकी गोद नहीं भरी थी, इसलिए उसकी सास का बर्ताव उसके लिए रूखा हो गया था और उसका पति भी उससे अच्छे से बात नहीं करता था।
यहाँ तक मोहल्ले के सभी लोग उसे बांझ बोलकर बुलाया करते, जिस कारण मयूरी को बहुत तकलीफ होती। पर वो बोले भी तो किसी कोई उसकी सुनने वाला भी तो हो। उसने इतने सालों में ना जाने कितनी ही दवाई गोली खा ली और कितने ही इलाज करवा ली, पर हर बार उसकी रिपोर्ट यही निकलती उसमें कोई कमी नहीं है। और वो अपने पति की जांच करवाए एक बार, तब कुछ पता चले कमी किसमें है। जब भी मयूरी अपने ये बात अपने घर में बोलती तो उसकी सास उसे ही 4 बातें सुना देती और उसका पति इसके लिए कभी भी तैयार नहीं होता। बल्कि उसके पति का भी मानना था कमी उसी में है, क्योंकि वो औरत है और कमी हमेशा औरत में ही होती है, मर्द में नहीं। जिस कारण ना ही उसका पति कभी भी उसके साथ हॉस्पिटल गया, ना ही कभी उसने कोई जांच की। मयूरी जल्दी से नहाकर तैयार हो जाती है और मंदिर घर में जाकर पूजा करती है। फिर पूजा हो जाने के बाद वो किचन में जा अपने सास ससुर के लिए चाय बना उन्हें उनके कमरे में दे आती है। फिर घर के सारे कामों में लग जाती है, झाड़ू पोछा और नाश्ता बनाना। इन्हीं सब में उसे 7 कब बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। 7 बजे ही सभी नाश्ते के लिए डाइनिंग एरिया में आकर बैठ जाते हैं और मयूरी सभी के लिए नाश्ता लगाने लगती है। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है, जिसकी आवाज़ सुन मिसेज तनेजा बोली, ये इतनी सुबह सुबह कौन आया है, जा जाकर देख जरा, ऐसे खड़ी होकर मेरा मुंह क्यों देख रही है। ये बोलते हुए ही मयूरी की सास उसे दरवाजे की तरफ धकेल देती है, जिस कारण से मयूरी खुद को संभाल नहीं पाती और गिरने ही वाली होती है कि उतने में ही वह एक चेयर को पकड़ लेती है और किसी तरह खुद को संभाल कर खड़ी हो जाती है। और अपनी सास का ये बर्ताव देख मयूरी की आंखों में आंसू तो आते हैं, मगर वह उन आंसुओं को अपनी आंखों में ही जब्त भी कर लेती है और जाकर डोर खोल देती है। मयूरी जैसे ही डोर खोलती है तो दरवाजे पर उनकी पड़ोसी मिसेज शर्मा होती है, जिसे देख मयूरी अपने दोनों हाथों को जोड़ नमस्ते करती है। मगर मिसेज शर्मा मयूरी को देख ऐसे मुंह बनाती है जैसे उन्होंने किसी गंदी चीज को देख लिया हो, और वैसे ही अपना मुंह बना वह घर के अंदर आ जाती है। मिसेज शर्मा के ऐसे मुंह बनाने पर मयूरी को बुरा तो लगता है, मगर वह कुछ बोलती नहीं है और वापस सभी के पास आ जाती है। मिसेज तनेजा, अरे सुमन तू इतनी सुबह यहाँ कैसे आ गई, ये बोलते हुए ही वह अपनी सहेली को अपने बगल वाली चेयर पर ही बैठने का इशारा करती है। सुमन मुस्कुराते हुए, बात ही खुशी वाली है, इसलिए सोची तुझे बताने आ जाओ। मेरी बेटी ललिता अभी ही उसके ससुराल से कॉल आया था और उसकी सास बोल रही थी ललिता ने आज सुबह ही एक बेटे को जन्म दिया है, इसलिए सोची तुझे बताने चली आऊं। ये बोलते हुए ही वह मयूरी को बिंदासा मुंह बनाकर देख रही थी। मिसेज तनेजा, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है सुमन, जो शादी के साल भर होते ही तेरी बेटी माँ बन गई और तू नानी। सच में ललिता की सास तो बड़ी ही किस्मत वाली निकली, जो उसे ललिता जैसी बहू मिली जिसने साल भर के अंदर ही उन्हें दादी बना दी। वरना तुझे तो पता ही है, मयूरी की तरफ देख, कुछ लोगों का शादी के 7 साल होने पर भी ना ही अपने पति को किसी तरह की खुशी दे पाती है, ना ही सास ससुर को कोई खिलौना। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो मैंने अपने हीरे जैसे बेटे की शादी इस जैसी बांझ से करा दी। ये बोलते हुए ही वह अपना सर पकड़ लेती है। अपनी सास की बात सुन मयूरी की आंखें आंसुओं से भर जाती है और वह किचन में चली जाती है। जिसके किचन में जाते ही सुमन वापस से बोली, मेरी बात मान और इस मनहूस को अपने घर से निकाल कर बाहर फेंक दे। वैसे भी श्याम की अभी उम्र ही क्या है, 30-32 साल, इसे तो अभी भी अच्छी और सुशील लड़की मिल सकती है और ये अभी भी बाप बन सकता है। तो क्यों तू अपने बेटे की जिंदगी खराब कर रही है उस बांझ के साथ? तलाक देकर उसे अपने घर और अपनी जिंदगी दोनों से ही उसे बाहर निकाल फेंक। वैसे भी जो औरत मां नहीं बन सकती, ऐसे बोझ को अपने घर पर रख कर ही क्या फायदा। ये बोलते हुए ही सुमन श्याम की तरफ देख रही होती है। मिस्टर तनेजा, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो सुमन बेहन, मगर क्या वो लड़की मेरे बेटे को तलाक देगी? और फिर लड़की भी तो होनी चाहिए कोई अच्छी सी, जिससे हम हमारे बेटे की शादी करा सके। ये बोलते हुए ही वह अपने बेटे की तरफ देख रहे होते हैं। सुमन, लड़की की फिक्र आप मत करो भाई साहब, लड़कियां तो मेरे पते में एक से बढ़कर एक है, और वो भी सुंदर और सुशील दोनों। आप तो बस इस मनहूस लड़की से किसी तरह अपना पीछा छुड़ा लीजिए, मैं आपको लड़की बता दूंगी। वैसे तुम्हारा क्या कहना है श्याम बेटा? ये बोलते हुए ही वह श्याम को देखने लगती है। श्याम, इसमें सोचना क्या है आंटी जी, जैसा माँ बाबूजी को ठीक लगे वैसा ही सही। वैसे भी अब मैं भी थक चुका हूँ, इतने सालों से लोगों की बातें सुन सुनकर मेरे सारे दोस्त पिता बन चुके हैं, मगर एक मैं ही हूँ जो अभी तक पिता नहीं बन पाया। और अब तो मेरी शादी को 7 साल हो गए, मगर इन 7 साल होने पर वह मयूरी मुझे वो खुशी दे ही नहीं पाई जो मुझे चाहिए थी। अब तो मुझे भी इस मयूरी के साथ नहीं रहना है, इसलिए मैं आज ही वकील से बात कर तलाक के पेपर बनवा लूंगा।
इतना बोल श्याम शांत हो जाता है और अपने बेटे की बात सुन उसके माँ बाप भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो किचन में मौजूद मयूरी, जिसने सारी बातें सुन ली थी, वो तो इन सभी बातों को सुनकर ही जोर से रो पड़ती है और उसे अब ऐसा लगने लगता है जैसे उसकी सारी दुनिया ही उसके सामने तबाह हो गई हो। आगे की कहानी जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, साथ हाई बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।